रात के करीब 2 बजे थे। दिल्ली के एक कमरे में कुछ लोग लगातार टीवी स्क्रीन देख रहे थे। हर चैनल पर सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कुछ लोग खुश थे, कुछ डरे हुए और कुछ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि गुजरात का एक साधारण सा नेता अब भारत की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनने जा रहा है। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, आखिर एक चाय बेचने वाला लड़का भारत का प्रधानमंत्री कैसे बना? क्या ये सिर्फ मेहनत की कहानी थी या इसके पीछे था दशकों पुराना एक ऐसा राजनीतिक खेल जिसे बहुत कम लोग समझ पाए? भारत की राजनीति में कई बड़े नाम आए और चले गए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन नरेंद्र मोदी की कहानी बाकी सबसे अलग थी, क्योंकि इस कहानी में गरीबी थी, संघर्ष था, रहस्य था और सत्ता तक पहुंचने का ऐसा सफर था जिसने पूरे देश की राजनीति बदल दी। 17 सितंबर 1950 गुजरात का छोटा सा शहर वडनगर, यहीं एक साधारण परिवार में जन्म हुआ नरेंद्र मोदी का। उनके पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचते थे। परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, छोटा सा घर, सीमित साधन, लेकिन एक चीज बहुत बड़ी थी, महत्वाकांक्षा। कहा जाता है कि बचपन से ही नरेंद्र मोदी बाकी बच्चों से अलग थे। स्कूल में भाषण देना, नाटक में हिस्सा लेना और लोगों को प्रभावित करना, ये सब उन्हें पसंद था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब किशोर उम्र में उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से हुआ। उस समय भारत की राजनीति कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती थी। नेहरू परिवार का प्रभाव बहुत बड़ा था। ऐसे माहौल में आरएसएस एक वैचारिक संगठन के रूप में तेजी से बढ़ रहा था। नरेंद्र मोदी धीरे धीरे इस संगठन के करीब आने लगे। सुबह शाखा, अनुशासन, राष्ट्रवाद और संगठन की राजनीति, यही वो जगह थी जहां मोदी ने लोगों को समझना सीखा। कई लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनकी भाषण कला नहीं, बल्कि लोगों के मनोविज्ञान को समझने की क्षमता थी। वे जानते थे कि भीड़ क्या सुनना चाहती है, कैसे भावनाओं को राजनीतिक ताकत में बदला जाता है, और शायद यही कारण था कि आरएसएस के वरिष्ठ लोग जल्दी ही उन्हें नोटिस करने लगे। 1975 भारत में इमरजेंसी लग चुकी थी। इंदिरा गांधी ने पूरे देश में राजनीतिक विरोध को कुचलना शुरू कर दिया था। हजारों विपक्षी नेता गिरफ्तार किए जा रहे थे। आरएसएस पर भी कार्रवाई हुई। इसी दौर में नरेंद्र मोदी भूमिगत नेटवर्क का हिस्सा बने। कहा जाता है कि वे अलग अलग भेष बदलकर संदेश पहुंचाते थे, कभी सिख का रूप, कभी साधु का। यह दौर उनके लिए सिर्फ संघर्ष नहीं था, बल्कि राजनीति की असली दुनिया को समझने की ट्रेनिंग थी। इमरजेंसी खत्म हुई, जनता पार्टी बनी, कांग्रेस कमजोर हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भी पर्दे के पीछे थे। वे सामने नहीं आते थे, बल्कि रणनीति बनाते थे। 1980 के दशक में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। शुरुआत में पार्टी संघर्ष कर रही थी, लेकिन आरएसएस के भीतर एक नया चेहरा तेजी से ऊपर बढ़ रहा था, नरेंद्र मोदी। गुजरात बीजेपी में उन्हें संगठन की जिम्मेदारी मिली। वे घंटों बैठकर बूथ स्तर तक की रणनीति बनाते थे। उस समय राजनीति में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन मोदी समझ चुके थे कि जनता तक पहुंचने के लिए सिर्फ भाषण काफी नहीं, एक इमोशनल नैरेटिव चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोड़ा, छोटे नेताओं को महत्व दिया और धीरे धीरे गुजरात में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य सामने आता है। 2010 के बाद नरेंद्र मोदी ने डिजिटल राजनीति को हथियार बना लिया। उस समय भारत के ज्यादातर नेता सोशल मीडिया को गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन मोदी की टीम फेसबुक, ट्विटर और डिजिटल प्रचार पर भारी निवेश कर रही थी। हजारों वॉलंटियर्स ऑनलाइन नैरेटिव बना रहे थे। नरेंद्र मोदी को एक मजबूत, निर्णायक और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले नेता के रूप में पेश किया जा रहा था। उधर दिल्ली में कांग्रेस सरकार लगातार कमजोर हो रही थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन असली ताकत सोनिया गांधी और कांग्रेस हाईकमान के पास मानी जाती थी। 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, कोयला घोटाला, भ्रष्टाचार के आरोपों ने यूपीए सरकार की छवि खराब कर दी थी। अन्ना हजारे आंदोलन ने जनता के भीतर गुस्सा भर दिया। देश बदलाव चाहता था और नरेंद्र मोदी खुद को उसी बदलाव का चेहरा बना रहे थे। 2013 बीजेपी के भीतर तनाव चरम पर था। सवाल था, प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा? लाल कृष्ण आडवाणी का अनुभव बड़ा था, लेकिन कार्यकर्ताओं और आरएसएस का झुकाव नरेंद्र मोदी की तरफ था। आखिरकार बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। कहा जाता है कि यह फैसला आसान नहीं था। पार्टी के भीतर कई वरिष्ठ नेता इससे खुश नहीं थे, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता मोदी के साथ खड़े थे। अब शुरू हुई भारत की सबसे आक्रामक चुनावी रणनीतियों में से एक। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में सैकड़ों रैलियां की। अच्छे दिन आने वाले हैं, यह सिर्फ नारा नहीं था, यह जनता की उम्मीद बन चुका था। पहली बार किसी भारतीय चुनाव में ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजी और इमोशनल नैरेटिव को इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया। 3D रैलियां, सोशल मीडिया कैंपेन, चाय पर चर्चा, हर चीज बहुत सोच समझकर बनाई गई थी।
और यहीं सबसे दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या नरेंद्र मोदी की जीत सिर्फ उनकी लोकप्रियता की वजह से हुई, या इसके पीछे भारत के सबसे बड़े राजनीतिक और कॉरपोरेट नेटवर्क की रणनीति भी थी? कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2014 का चुनाव भारतीय राजनीति का पहला प्रोफेशनल मैनेज्ड चुनाव था। बड़े डेटा, माइक्रो टारगेटिंग, आईटी सेल और मीडिया नैरेटिव का इस्तेमाल अभूतपूर्व स्तर पर हुआ। नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसे नेता की बनाई गई जो 56 इंच का सीना रखता है, जो पाकिस्तान को जवाब दे सकता है, जो भ्रष्टाचार खत्म कर सकता है और जो भारत को सुपर पावर बना सकता है।